हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, लेक्चर नंबर 3। अभी तक पुरानी क्लास में आप सबने पढ़ा था टाइप्स ऑफ मिरर, टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। टाइप्स ऑफ मिरर पढ़ा था नहीं पढ़ा था? टाइप्स ऑफ मिरर पढ़ा था, जिसमें क्या क्या जाना था कि दो तरीके का मिरर होता है सर, प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर, है ना। जिसका सरफेस प्लेन होता है यानी समतल होता है उसे समतल दर्पण प्लेन मिरर कहते हैं, और जिसका स्फेरिकल होता है वो स्फेरिकल गोलीय दर्पण का। गोलीय दर्पण बनता किससे है? गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले से, हॉलो हेमीस्फीयर, स्फेरिकल हेमी नहीं, हॉलो स्फेरिकल ग्लास से, है ना। खोखले कांच के गोले से बनाया जाता है। और बनाने का तरीका क्या है कि आप कोई खोखला गोला लीजिए और इसको कट कर लीजिए, एक इधर से कट करो एक इधर से, जरूरी नहीं कैसे भी कट करो, और इसको कट करने के बाद निकाला गया ऐसे ऐसे, मैंने पेंट करा ऐसे ऐसे। तुमने कहा क्यों सर, बस एक ही तरीका क्यों हो सकता है? आपने बाहर वाले को किया, मैं दूसरा सरफेस कौन सा पॉलिश कर दूं? अंदर वाला। तो क्या मिरर दो तरीके का हो गया? स्फेरिकल मिरर कितने तरीके का? जिसका सरफेस उठा हुआ होगा, ऐसा जिसका कौन सा सरफेस उठा हुआ, पॉलिश वाला या रिफ्लेक्टिंग वाला? रिफ्लेक्टिंग मतलब परावर्तक पृष्ठ। अगर परावर्तक पृष्ठ उठा हुआ है तो उत्तल, उत्तल मतलब उठा हुआ तल, जिसे कॉन्वेक्स कहते हो। क्या कहते हो? कॉन्वेक्स। और अगर धसा हुआ होगा तो कॉनकेव, थोड़ा सा केव टाइप, गुफा जैसा, केव, केव टाइप में नजर आएगा तो वो हो जाएगा। मतलब अगर उठा हुआ सरफेस पॉलिश है तो कॉनकेव। अब इसमें कुछ प्रॉपर्टीज आती हैं, जो प्रॉपर्टीज हमें ध्यान से बहुत पढ़नी है। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है, मतलब डेफिनेशंस रिलेटेड विद स्फेरिकल मिरर, ठीक है। गोलीय दर्पण से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं, गोलीय दर्पण से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस रिलेटेड विद स्फेरिकल मिरर्स। इस टॉपिक को हम कवर करते हैं, है ना। तो सबसे पहले मैं वो गोला बना लूं जो गोला आपने लिया था किसके बनाने के लिए? मिरर को बनाने के लिए। तो आपके सामने वो गोला भी आ गया, मतलब कांच का खोखला गोला भी आ गया। अब गोला है तो 3D है, गोला है तो 3D है। क्या पूरा आर पार दिखाई देगा या नहीं देगा? पूरा आर पार दिखाई देगा, यानी फुल्ली ट्रांसपेरेंट भी है, पारदर्शी भी है, ठीक है। ट्रांसपेरेंट भी है, पूरा पारदर्शी है, ठीक है। कांच है, 3D है। ये क्या चीज है कांच का? गोले का क्या चीज है ये? सेंटर। ये गोले का सेंटर है, तो मैंने किस लेटर से लिखा? सी से। वैसे ओ से लिखते हैं बट सी से लिख दिया यहां पर। और ये उसकी सरकमफ्रेंस है, बाहरी बाउंड्री है 4πr², जो कि सरफेस एरिया है। तो मैं उससे लेना देना नहीं है। बट यहां पर इसको पढ़ने के बाद यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या है बेटा? आर, रेडियस है कि नहीं है? अच्छा, जो तुम्हें पता है वो भी मैं पूछ लेता हूं। अगर मान लो यहां पर मुझे टेंजेंट ड्रॉ, टेंजेंट नहीं, यहां पर मुझे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, तो क्या करूं इस पॉइंट पर? सबसे पहले एक स्पर्श रेखा, और इस स्पर्श रेखा पर एक परपेंडिकुलर बना लोगे और वो काम हो जाएगा। इत्तेफाक की बात ये होती है कि परपेंडिकुलर पास कहां से करता है? सेंटर से। बात समझ नहीं ना? तो अगर मुझे जब भी परपेंडिकुलर, इस कर्व के अंदर मुझे क्या चाहिए? परपेंडिकुलर नॉर्मल चाहिए। ये 90 डिग्री है, किसी भी पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट पर अगर तुम्हें 90 डिग्री चाहिए एट एनी पॉइंट, है ना, एनी पॉइंट, किसी भी बिंदु पर अगर तुम्हें कितना डिग्री चाहिए? थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, फॉर थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो जब नॉर्मल ड्रॉ करोगे, लाइन मस्ट कहां से पास करनी चाहिए? लाइन मस्ट पास फ्रॉम सेंटर। उसको कहां से पास करना होगा? सेंटर से पास करना होगा। तो उस पॉइंट पे जाकर के आप थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पा सकते हो, किसी भी पॉइंट पर। वो लाइन कहां से गुजार दो? थीटा से, तुम्हें वहां पर अपने आप। यहां देखो, ये सबको पता है, ये एक थ्योरम है, क्लास 10th में एक थ्योरम पढ़ाई जाती है कि रेडियस हमेशा परपेंडिकुलर होती है किसके? टेंजेंट लाइन के। त्रिज्या सदैव स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो ये चीज समझ में आ गया, तुम्हें ये सारी बातें पता है जो कि तुम आगे कॉन्सेप्ट में यूज कर सकते थे, ठीक है। चलो आओ, सबसे पहला मिरर बनाया जाए। मिरर बनाया गया पहला, एक ये वाला, नाम जानते हो सब लोग इसका? क्या है? अवतल यानी कॉनकेव, ठीक है। ये वाला उत्तल, उत्तल मतलब कॉन्वेक्स। इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है पोल का। क्या चीज है? पोल किसे कहते हैं? ध्रुव। क्या नाम है इसका? ध्रुव। इसके बारे में क्या खास बात है? जो ये परावर्तक तल है ना, परावर्तक तल, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये जो नजर आ रहा है, इसका जो ऊपर से चलो और नीचे से चलो, जो ठीक बीच में होगा ना, उसे क्या कहा जाएगा? पोल। जो ठीक ऊपर से चलो नीचे चलो एक ही टाइम पर, जो ठीक बीच में होगा उसे क्या कहा जाएगा? पोल। तो पोल किसका मिड पॉइंट है, किसका मध्य बिंदु है? परावर्तक तल का मध्य बिंदु, मिड पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड पोल। नाम है पोल, तो लेटर लिखा जाएगा P। ये किसका मध्य बिंदु है? परावर्तक तल का मिड पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस,
परावर्तक तल के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं, पोल कहा जाता है ना। और इसको किस लेटर से लिखा जाएगा? किस लेटर से? इसको पी से लिखा जाता है। और एक खास बात, असल में पोल की डेफिनेशन ये सही नहीं है। पोल की असली डेफिनेशन वो होती है, पोल वो पॉइंट होता है, हम मिरर पे एक पॉइंट अपने से, गोले पर, ये जो गोला है, इस गोले पर जो पॉइंट पी है वो हम अपनी इच्छा से लेते हैं। और वो पोल वो होता है जहां से डिस्टेंसेस अगर मेजर करना आसान होता है, समझे? पोल जरूरी नहीं कैसा भी हो। जैसे मान लो मैं तुम्हारे सामने एक मिरर बना रहा हूं, ध्यान से देखो, थोड़ा बहुत तुम लोग जानते भी होंगे, मैंने तुम्हारे सामने मिरर ऐसा बनाया, ठीक है, केवल इतना ही मिरर है, ठीक है, ये लाइन किसी का, और ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है। अब बताओ पोल कितना होगा? अब आप कहेंगे कि परावर्तक तल का जो मध्य बिंदु है, रिफ्लेक्टिव सरफेस का जो मिड पॉइंट, मतलब ये आपका पोल ये होगा, और आप पोल यहां सेट करोगे। ये नहीं होता। पोल वो होता है जहां से डिस्टेंस मेजर करना आसान होता है। यहां से देखो मेजर करना एकदम सीधा सीधा डिस्टेंस है, ये बेनिफिशियल है। ये मेजर करोगे ना तुम्हारे लिए दिक्कत देगा, ये दिक्कत नहीं देगा। ये बात समझ आई ना? तो पोल हमेशा कहां से, कौन सा पॉइंट होता है पोल? पोल क्या हमेशा रिफ्लेक्टिव सरफेस का मिड पॉइंट होगा? नहीं, ये तो बेकार डेफिनेशन है। अच्छी डेफिनेशन क्या है? पोल वो पॉइंट होता है जहां से सारे डिस्टेंस मेजर करना आसान होता है। हमेशा सारी दूरियां, ऑल द डिस्टेंसेस, सारी दूरी यहीं से मापोगे। जितनी दूरी मेजर करनी है कहां से मेजर करोगे? पोल से। ऑल डिस्टेंसेस शुड बी मेजर फ्रॉम पोल। सारी दूरियां कहां से मापोगे? पोल। ऑल डिस्टेंसेस शुड बी मेजर्ड फ्रॉम पोल। सारी की सारी दूरी कहां से मापा जाएगा? पोल से, ध्रुव से ही मापा जाएगा। मेजर्ड फ्रॉम पोल। क्यों? क्योंकि पोल शुड बी टेकन एज ओरिजिन। इसको हम मूल बिंदु मानेंगे। इसको क्या मान लेंगे? गोले का वो पॉइंट जहां से सारी दूरी मेजर करना आसान। अच्छा ध्यान से देखो, एक्सिस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बनाया जाता है तो सारी डिस्टेंस कहां से मेजर करते हो? ओरिजिन से ही तो मेजर करते हो। तो हमने पोल कौन सा पॉइंट लिया है जानबूझ के? जहां नहीं, ओरिजिन नहीं, जहां से सारी डिस्टेंस मेजर करना आसान हो, सबसे आसान। और मेरे लिए यहां से मैं मेजर नहीं करता, मैं यहां से, क्योंकि यहां से मैं वाई में भी अच्छे से मेजर कर पाऊंगा, एक्स में भी अच्छे से मेजर कर पाऊंगा, और जेड में भी अच्छे से मेजर कर पाऊंगा, इसलिए इसको ओरिजिन नाम पड़ा, यहां से सारी चीजें बन के निकलती हैं। तो पोल को क्या माना जाना चाहिए? मूल बिंदु मान लो, ओरिजिन। पोल शुड बी कंसिडर्ड एज ओरिजिन एंड ऑल द डिस्टेंसेस शुड बी मेजर फ्रॉम द पोल। सारी की सारी दूरी मिरर में कहां से मापोगे? पोल से। तो दोनों बातें पोल के बारे में पता होनी चाहिए कि हम इसको ओरिजिन मानते हैं और सारी दूरी यहीं से मेजर करी जाती है। ये पहला पॉइंट था। किसके बारे में? पोल के बारे में। पोल के बाद अगला आपका पॉइंट आता है बेटा, तो इसमें पोल मैं बना दूं? फिलहाल इसमें तो क्या पोल यही होगा? इसमें पोल यही होगा कि नहीं होगा? चलो पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट आता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। कर्वेचर किसे कहते हैं? जो थोड़ा सा हिस्सा काटा है आपने, उसे क्या बोलते हैं? कर्वेचर। अगर सर्कुलर होता है तो आर्क कहते हैं, आर्क, चाप कहते हैं। बट ये सर्कुलर थोड़ी है। अगर मैं इसको काटूंगा तो आगे भी तो सर्कल बनेगा कि नहीं बनेगा? बताओ, सोचो इस चीज को। जैसे बॉल, बैट बॉल खेलते हो तो बॉल फट जाती है, तो जो बॉल अगर फट गई तो वो क्या बन गया? एक कॉनकेव कॉन्वेक्स बना होगा। लेकिन वो केवल ऐसे थोड़ी है, क्या आगे भी सर्कल होता है? इसलिए उसको कहा जाता है कर्वेचर। तो पूरा चीज नाम पे क्या है इसका? सेंटर ऑफ कर्वेचर। उस कर्वेचर को, उस पूरे शेप का नाम होता है कर्वेचर, इसलिए उसको हिस्सा कहते हैं, है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर। कर्वेचर का मतलब वक्रता केंद्र। पढ़ा होगा तुम लोगों ने, क्या चीज? वक्रता केंद्र। अब वक्रता केंद्र किसे कहेंगे? सोचो ध्यान से। इसको किससे बनाया है तुम लोगों ने? एक गोले से। क्या गोले के पास अपना सेंटर है? गोले के पास अपना सेंटर, इसी गोले का हिस्सा है ये। अगर मैं इसको वापस यहां लेकर आऊं, ये फिट होगा या नहीं होगा? तुमने पॉलिश कर दिया है, फिट होगा या नहीं होगा? पॉलिश किया है, घिसा थोड़ी, तोड़ थोड़ी दिया उसको कि फिट ही ना हो। पॉलिश का मतलब जहां से काटा वहीं चिपकाओगे, चिपक जाएगा। तो इसका मतलब है इसका सेंटर और इसका सेंटर एक ही है कि अलग अलग है? तो फिर मिरर जिस गोले से बनता है उस गोले का सेंटर ही किसका सेंटर है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? गोले दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का भाग होता है, गोले दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का भाग होता है, उसके सेंटर को ही सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। बात समझ आई ना? व्हाट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर? सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नथिंग बट द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल ग्लास। सेंटर ऑफ द स्फेरिकल ग्लास। जो स्फेरिकल ग्लास आपने लिया था, सेंटर ऑफ
स्फेरिकल ग्लास, उस कांच के गोले का ही सेंटर क्या कहलाता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। अरे उसका सेंटर इसका सेंटर एक ही तो होगा यार। अरे तू गोला बनाएगा तो गोला ऐसे ही तो बनेगा, इतना बड़ा ही तो बनेगा आगे चल करके भविष्य में। इसका मतलब इसका सेंटर भी यही होगा, इसका सेंटर भी यही होगा। तो ये हो गया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। किस लेटर से लिखोगे बेटा इसे? किस सिंबल से लिखा जाएगा इसको? सेंटर कर्वेचर, मतलब सी के अलावा कुछ नजर ही नहीं आ रहा, तो कैपिटल सी। इसका सिंबल क्या लिखा जाएगा? कैपिटल सी। अब पोल के बारे में कितनी बातें पढ़े थे? 2। पहला ओरिजिन मानोगे, दूसरा सारी दूरी यहीं से पोल से ही मेजर करोगे। ये बहुत जरूरी चीज है, सारा न्यूमेरिकल यहीं से होगा, तुम्हारा कॉन्सेप्ट है बेसिक। दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसे सेंटर ऑफ स्फेरिकल ग्लास कहते हो, जिसे सी से लिखते हो। इसके बारे में सबसे पहली खास बात में अगर मैं आपको बताऊं तो ध्यान से, सेंटर पास कहां से करता है? मतलब सेंटर ये दिख रहा है सबको ना, यहां से। तो अगर ये मिरर होगा तो इसका जो सेंटर बनेगा शायद यही कहीं बनेगा, और इत्तेफाक से दोनों का कॉमन हो गया है। ये इधर है, वो उधर है। ध्यान से देखो, पूरा गोला बन रहा है, बन रहा है नहीं बन रहा है? ये जो भी बनेगा मान लेते हैं। तो इसका भी सेंटर यही है, इसका भी सेंटर यही है, दोनों का सी कॉमन। फिलहाल किसी एक के बारे में देखा जाए, बस इसके बारे में देखो, केवल इसके बारे में। ये क्या कहलाएगा? ये वाला क्या कहलाएगा? सी। दिस इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्योंकि गोले का सी वही है। सी बदलेगा या वही रहेगा? अगर चाहे जो काट लो, तुमने इतना बड़ा मिरर काटा, तुमने इतना छोटा सा मिरर काट लो, सी बदलेगा या वही रहेगा? क्यों? गोला वही है। जब गोला वही है तो गोले में से कोई भी हिस्सा काटो, उसका सेंटर तो वही रहेगा ना। चाहे बड़ा मिरर लो चाहे छोटा मिरर लो, सेंटर ऑफ कर्वेचर तो वही रहेगा। अब आप सबको पता है कि ये वाली डिस्टेंस रेडियस है, यहां पर ये वाली डिस्टेंस क्या है? रेडियस है, और ये वाली डिस्टेंस रेडियस है। और अगर मान लो कोई लाइट वगैरह ऐसे आकर के गिरी ऐसे, तो ये पॉइंट कौन सा कहलाएगा? अगर कोई लाइट ये पॉइंट, इसी पॉइंट को पकड़ो, है ना, इधर वाला ना देखो तो इधर वाला देखो, ये सब पॉलिश है, ठीक है। कोई लाइट ऐसे आके गिरी ऐसे, अब क्या होगा? पॉलिश है पूरा, अंदर पूरा पॉलिश है, वापस लौटेगी वापस। लेकिन वापस लौटने के लिए आपको क्या चाहिए? नॉर्मल। ऑलवेज क्या चाहिए होता है? अगर मुझे यहां पर नॉर्मल यानी अभिलंब चाहिए, तो नॉर्मल इस पॉइंट पे मुझे चाहिए। अब इस पॉइंट पे नॉर्मल के लिए क्या करूंगा मैं? टेंजेंट लाइन। उसके बाद अब इसमें नॉर्मल ड्रॉ कर सकता हूं। इसको करने से अच्छा है जो मुझे पढ़ाया गया है, रेडियस हमेशा टेंजेंट लाइन पर परपेंडिकुलर होती है, यानी इस पॉइंट पर ही टेंजेंट लाइन ड्रॉ करनी है। अगर मैं सीधे कुछ ना करूं, सीधे यहीं से लाइन खींच दो, तो क्या ये नॉर्मल होगा या नहीं होगा? क्योंकि कहां से जा रहा है? सेंटर से। सेंटर से जा रहा है मतलब रेडियस ही तो है। तो इसका मतलब है सेंटर का काम किसके काम आएगा? नॉर्मल खींचने के। गोलीय दर्पण में, गोलीय तलों में, पृष्ठों में, सारे स्फेरिकल सरफेसेस में नॉर्मल खींचने के काम कौन आएगा? सेंटर। इसका यूज क्या है? इट इज यूज्ड, सबसे पहला इसका यूज क्या है? इट इज यूज्ड टू ड्रॉ नॉर्मल, अभिलंब खींचने के काम आता है। किसी भी पॉइंट पे लाइट आकर के गिरे, सेंटर से लाइन मिला दो, वो हो जाएगा नॉर्मल। किसी भी पॉइंट पे लाइट आकर के गिरे, हमेशा कहां से लाइन मिला दो? सेंटर से। सी से जाकर के उस पॉइंट को मिला दो और बढ़ा दो आगे जाकर के, वो नॉर्मल कहलाएगी। अभिलंब किसे कहते हैं? जो परपेंडिकुलर होता है किसी भी बिंदु पर, किसी रेखा पर, है ना, वो होता है। गोला बिगड़ रहा है, तुम लोग उतारते रहो इसको। ये किस काम आता है? बताइए जरा, किस काम आता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर किस काम आता है? नॉर्मल ड्रॉ करने के लिए, परपेंडिकुलर अभिलंब खींचने के काम आता है। अब आप के सामने कुछ इलस्ट्रेशन में रख रहा हूं, उसको देखो ध्यान से और उसके बारे में बताइए। ये लाइट, ये मिरर कैसा मिरर है? प्लेन मिरर, समतल दर्पण। चलो ये लाइट आई, बताओ कितने डिग्री से वापस जाएगी? जितने डिग्री से आएगी उतने डिग्री से वापस जाएगी। आ रही है 30 पर जाएगी, 30 पर या 60 पर? 30 पर आ रही है, 30 पर आ रही है, 60 पर आ रही है। एंगल हमेशा कहां से मेजर करोगे? ये तो गलत है, सरफेस से थोड़ी मेजर करोगे। तो ये कितना डिग्री? क्यों 60? क्योंकि टोटल कितना होता है, तो बचा हुआ ये भी, ये 30 तो हो ही जाएगा अपने आप। जितने से आती है उतने से वापस,
अगर मैं आई कम करूं तो आर कम होगा या ज्यादा होगा? आई कम करूं, मैं ऊपर जा रहा हूं, आई कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है? कम हो रहा है। मैं ऐसे भी आ सकता था, दूसरा तरीका एकदम सीधे। हाँ बोलो, एंगल आई कितना है? 90। एंगल आई 90 0। कोई बच्चा 90 भी बोल रहा था। एंगल आई कितना होगा? 0। क्यों 0? क्योंकि नॉर्मल दिख ही नहीं रहा। नॉर्मल कैसे पड़ेगा? इसी पॉइंट पे नॉर्मल ऐसे ही तो पड़ेगा, तुम्हें नॉर्मल दिखेगा नहीं। तो जिस एंगल से आएगी उसी एंगल से वापस भी जाएगी, तो ये वापस लौट गई। आई इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू, लिख दिया, नॉर्मल के अलॉन्ग। जब नॉर्मल के अलॉन्ग हो जाएगा तो सीधे वापस, यहां से कॉन्सेप्ट का याद करने वाली है तुम्हें। बस इलस्ट्रेशन में तुमने आई बराबर आर बराबर 0 याद कर लिया, बट यहां जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है? अगर कोई इंसिडेंट रे नॉर्मल के अलॉन्ग आई तो वो उसी के अलॉन्ग जाएगी। किसके अलॉन्ग? अगर किसके अनुदिश चली? वो अभिलंब के अनुदिश। अगर कोई लाइन नॉर्मल से पास कर गई ना तो वो सीधे वापस लौट जाएगी। नॉर्मल हमेशा किससे खींचोगे? सी से। नॉर्मल हमेशा किससे खींचोगे? सेंटर से। अगर मान लो कोई लाइट ऐसे जा रही है, ऐसे, अगर कोई लाइट ऐसे जा रही है, अब बताओ क्या होगा? जिस पॉइंट पे लाइट आकर के गिरेगी वहां क्या खींचोगे? नॉर्मल। अभिलंब, अभिलंब कहां से गुजरता है? हमेशा सेंटर से, यानी नॉर्मल ऐसे ही गुजरेगा, यानी ये वापस ही ऐसे लौट जाएगी। तो फिर अगर मैं लिखूंगा कि अगर कोई लाइट, इफ एनी लाइट पासेस फ्रॉम सी, अगर कोई लाइट कहां से गुजरती है? सी से, तो क्या वापस उसी रास्ते पर लौट आएगी? कितना डेविएशन हो गया? जा ऐसे रही थी, मुड़ के वापस आ गई, क्या पूरा 180 डिग्री घूम गई? तो हो गया 180 डिग्री का डेविएशन, लेकिन आई बराबर आर बराबर 0। आई इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू 0। इफ लाइट, इफ रे, रे ऑप्टिक्स है ना, इफ रे पासेस कहां से? पासेस फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर, देन इट कम बैक टू द सेम पाथ अगेन। क्या ये वापस उसी रास्ते पर लौट आती है? देन इट रिट्रेसेस इट्स पाथ, अपने पाथ को पुनः पीछा कर लेती है, अपने पाथ का दोबारा अनुसरण कर लेती है जिस रास्ते से आती है। अगर कोई किरण सी से गुजरती है तो वापस सी से ही वापस लौटेगी। यह हमेशा अभिलंब खींचने के काम आता है। यह हमेशा अभिलंब खींचने के काम आता है। अब आपसे सेंटर ऑफ कर्वेचर की कोई डेफिनेशन पूछे तो आप ये भी बता सकते हो, गोलीय दर्पण में वो पॉइंट जहां से नॉर्मल खींचेंगे वो सी है। स्फेरिकल मिरर का वो पॉइंट जहां से आने वाली लाइट सीधे उसी से वहीं से लौट जाए उसे सी कहते हैं। दूसरी, ये 2 डेफिनेशन हो गई। तीसरी डेफिनेशन क्या है? स्फेरिकल ग्लास का ही सेंटर क्या कहलाता है? गोले वक्रता केंद्र कहलाता है। 3 डेफिनेशन हो गई, और ये दोनों उसकी प्रॉपर्टीज हो गई जो तुम्हें याद रखनी है। तुम्हें सी पता था, सी की प्रॉपर्टीज भी तुम्हें पता होनी चाहिए। सी की दोनों प्रॉपर्टी याद रहेगी। सी की कितने, जैसे पी की कितनी प्रॉपर्टी थी? 2, टेकन एज ओरिजिन एंड ऑल द डिस्टेंस शुड बी मेजर फ्रॉम द पोल। उसी हिसाब से सेंटर ऑफ कर्वेचर के बारे में क्या क्या खास बातें? नॉर्मल शुड बी ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑलवेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से ड्रॉ होगा। और दूसरा, अभिलंब जब हमेशा नॉर्मल से, सॉरी, सी से खींचोगे, और कोई लाइट अगर नॉर्मल के अलॉन्ग आई, अभी अभी यहां कॉन्सेप्ट सीखा हमने, अगर नॉर्मल के अलॉन्ग आई तो नॉर्मल के ही अलॉन्ग जाएगी। अगर नॉर्मल नजर नहीं आया तो समझ जाओ वापस लौट गई, दिखेगा भी नहीं। जिस रास्ते से आई उसी रास्ते से वापस लौटा दो। ये तरीका होता है। 2 पॉइंट क्लियर हुआ? क्लियर हुआ एकदम बढ़िया से। पी क्लियर हो गया, सी क्लियर हो गया। अब तुम्हारे पास आता है एक लाइन जो इन पी और सी को जोड़ती है। देखो ना, सी हवा में लटका है, देखो ध्यान से, सी हवा में, तो सी को जोड़ने वाली एक लाइन आती है जिसे कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष। तो अगला टॉपिक है आपका प्रिंसिपल एक्सिस, द लाइन, स्ट्रेट लाइन व्हिच कनेक्ट्स पी एंड सी। लाइन पासेस फ्रॉम पी एंड सी। दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से जो जाने वाली रेखा होगी सीधी, उसे क्या कहा जाएगा? ध्रुव कहते हैं, सॉरी, मुख्य अक्ष कहते हैं। कहां से जाने वाली? ध्रुव और वक्रता केंद्र से जाने वाली सीधी रेखा। द स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। द लाइन कनेक्टिंग पी एंड सी। पी और सी से जाने वाली रेखा क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष कहलाती है। लिख लो अच्छे से, पी और सी से जाने वाली सीधी रेखा क्या कहलाएगी? सीधी रेखा जरूर लिखना बेटा,
P और C से गुजरने वाली सीधी रेखा क्या कहलाती है? प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है। छोटा सा गोला, C रेडियस, बस और कुछ नहीं। ठीक, चलो इस डायग्राम में क्या क्या पॉइंट क्लियर हुआ अब तक? इस मिरर में क्या क्या पता चला? सबसे पहला पोल पता चला, इसमें भी पता चल चुका है पोल। चलो सी पता चला। दूसरा पॉइंट क्या है? सी। क्या सी इधर बना दिया मैंने? सी क्लियर है सबको? हाँ, अरे पी सी सही है, गलत है? क्या गलती है? अरे बेटा पी के सामने ही सी है, पी के सामने सी है, और क्या? जिधर होगा कर्वेचर की डायरेक्शन, जिधर होगा किसकी डायरेक्शन? कर्वेचर, वक्रता, जो उसका वक्रीय पर है ना, जिधर उसकी दिशा होगी उधर ही होगा सेंटर। ऐसा थोड़ी सेंटर इधर हो जाएगा। गोला कहां बन रहा है तो सेंटर कहां बिलोंग करेगा? उधर ही करेगा ना। तो गलत है। कई सारे बच्चे हमेशा ये गलती करते रहते हैं, इसलिए तुमको ये दिखाया गया। तुमसे पुरानी जो पीढ़ियां पढ़ के गई है ना, उनसे गलतियां होती हैं जो पूछते दोहराकर, ताकि वो पूछते जो गलतियां करी हैं बार बार, तुम वो गलती ना दोहराओ। समझ में आ गया? सी किधर होगा? कुछ बच्चे मान भी लिए थे कि हाँ सर सी गलत थोड़ी बनाए होंगे, पी के सामने सी है, पी के सामने सी होगा, रिफ्लेक्टिव सरफेस के सामने सी। ऐसा नहीं होता। जिधर होगा कर्वेचर की डायरेक्शन उधर ही कौन भागेगा? सी। आगे पढ़ते हैं। और कौन सा एक और तीसरा पॉइंट क्या पढ़ा? मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस, जिसे आप कहते हो मुख्य अक्ष। ये मुख्य अक्ष कैसे बताई जाती है बेटा? मुख्य अक्ष कैसे बताई जाती है? P और C से जाने वाली सीधी रेखा, P और C से जाने वाली सीधी रेखा। यहां भी क्या लिखूंगा मैं? P और C से जाने वाली सीधी रेखा। ठीक है, P और C से जाने वाली सीधी रेखा को मुख्य अक्ष कहा जाता है। और ऐसे केस में इसका भी दो यूज है, इसका भी हमेशा यूज समझना, जो मैं आपको समझाऊंगा, जो आपको ध्यान रखना है। ऑब्जेक्ट हमेशा इसी पर रखूंगा मैं, आगे चीज आएगा ऑब्जेक्ट। क्या है ऑब्जेक्ट जानोगे, बट बात करें अगर ऑब्जेक्ट के बारे में, तो ऑब्जेक्ट क्या चीज है? जो भी होगा समझना, जो मिरर के सामने आएगा वो क्या कहलाएगा? अभी यही डेफिनेशन याद रखो बस। ऑब्जेक्ट हमेशा कहां रखा जाएगा? प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। हम हमेशा कहां रखेंगे ऑब्जेक्ट? हमेशा कहां रखेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। ये हमेशा याद रखना। हाँ, ऑब्जेक्ट जब भी ऑब्जेक्ट में रखूंगा हमेशा यही रखना, हमेशा यही रखना, हमेशा यही रखना। कभी भी ऑब्जेक्ट ऐसे मत रखना, सर मेरा ऑब्जेक्ट ऐसे है, उल्टा नहीं। हमेशा तुम कैसे रखना? सीधा। और जैसा तूने रख दिया ना ऑब्जेक्ट, वो सीधा होगा हमेशा। जैसा तुमने रख दिया कि सर मैंने ऐसा रखा, तो तुम्हारे लिए वो ऑब्जेक्ट सीधा होगा। और देखो ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन बनाई गई है ऊपर को नो, यानी मैंने ऐसे रखा है। तो समझ आ रहा है? अगर इमेज वगैरह बननी होगी ना, तो जैसे बननी होगी वो देख लिया जाएगा, वो बात का टॉपिक है। बट ऑब्जेक्ट हमेशा कैसे रखा जाएगा? प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। अब ध्यान से देखना, जो बातें और बताई जाती हैं। जो आपने किसका, जो क्या कहा था, सारी डिस्टेंस कहां से मेजर करोगे? पोल से ना। डिस्टेंस जो मेजर करोगे, डिस्टेंस मेजर होती है, मेजर करते हैं कहां से? पोल से। बट along the प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष के अनुदिश। ऑब्जेक्ट कहीं भी होगा, ऐसे नहीं। पोल से मेजर करने वाले सर ऐसे मेजर कर सकते हैं क्या? सर ऐसे मेजर कर सकते हैं क्या? नहीं। जिधर होगी प्रिंसिपल एक्सिस, उसी की अलोंग जाकर के क्या मेजर करोगे? सारी की सारी दूरी, जितनी भी दूरी मेजर करनी है, जाकर के प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग जाकर के दूरी मेजर करी जाएगी। और दूसरा एक और चीज, इसमें हाइट मेजर करी जाती है। हाइट कि ऑब्जेक्ट की हाइट कैसे बताते हैं, तो वो भी मेजर करा जाएगा कहां से? प्रिंसिपल एक्सिस से अपवर्ड और प्रिंसिपल एक्सिस से डाउनवर्ड, अपराइट और डाउन राइट, ये सारी चीजें हैं। तो इसके केवल एक टॉपिक रख दो कि जो भी तुम लोग जानते थे बाय डिफॉल्ट तुम यही करोगे, बट तुम्हें यूज अच्छे से समझ में आना चाहिए कि जो भी होगा वो हमारे। दूसरी चीज क्या है? डिस्टेंस, पहला चीज ये हो गया। दूसरा, ऑब्जेक्ट इसी पर रखते हैं, ये है वो प्रिंसिपल एक्सिस। ये वो चीज है जिस पर ऑब्जेक्ट रखा जाता है। Object will always place on the principal axis and all the distances which will you measure from the pole
विल बी मेजर अलाइन इन द डायरेक्शन ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, चलो प्रिंसिपल एक्सिस के बाद आपका अगला टॉपिक आता है बेटा, तीसरा के बाद चौथा टॉपिक है सबसे इंपॉर्टेंट, प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। सारी दूरी ध्रुव से तो मापते हैं, लेकिन मुख्य अक्ष के अनुदिश मापेंगे। ठीक है, और वस्तु सदैव मुख्य अक्ष पर रखी जाती है। अगली डेफिनेशन है मुख्य फोकस। किसे कहते होंगे मुख्य फोकस? कहते नहीं सारा ध्यान कहां पर करो एकत्रित, नहीं, सारा ध्यान जो अब पढ़ाई का समय आ रहा है, मतलब इम्तिहान की घड़ी आ रही है धीरे धीरे, तो ये कहा जाता है कि सारा ध्यान अपने परीक्षा पर फोकस करो, अपनी पढ़ाई पर फोकस करो। जो भी तुम्हारा ध्यान इधर उधर बटा हुआ है, उन सारे ध्यान को कहां इकट्ठा करो, सब पूरा ध्यान अपने पढ़ाई पर, अपने नोट्स पर और उसके रिवीजन पे। मल्टीपल रिवीजन ही तुमको अब अच्छा बनाएगा बेटा, इस चीज का ध्यान रखना हमेशा और हमेशा। मल्टीपल रिवीजन ही आपको अच्छा बनाएगा। जितना ज्यादा रिवीजन करे रहोगे उतना ही तुम्हारे वो काम आएगा आगे जाकर के। और जितना तुम इधर उधर टाइम वेस्ट करोगे, जितना तुम इधर उधर की एक्टिविटी में एनरोल होगे, उतना ही तुम इससे दूर होगे, उतना ही तुम्हारे लिए तुमको एनरोल करके चला जाएगा। इसलिए तुम्हें किसी भी फालतू एक्टिविटी में अब एनरोल होने का समय नहीं है। अब तुम्हारे पास केवल ईमानदारी से समय बचा हुआ है, गिनती का 3 महीना, जो तुम्हारे लिए केवल 3 दिनों के बराबर होगा। कब निकल जाएगा वो 3 महीना भी 3 दिन आ जाएगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। और तुम अपने पैर पे कुल्हाड़ी या कुल्हाड़ी पर पैर मारोगे, ये तुम्हें सोचना है, या फिर सर हम कुल्हाड़ी ही तोड़ देंगे। तो कुल्हाड़ी अगर तोड़ना है तो सीधे क्या काम करना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है। ना कुल्हाड़ी हमें चोट पहुंचाएगी, ना मैं कुल्हाड़ी को। बात समझ आ रही है? तो थोड़ा ध्यान देते हैं हम लोग। प्रिंसिपल फोकस, फोकस के ऊपर मैंने बता दिया तुमको, ये गाइड कर दिया। छोटे छोटे अपने गोल्स रखो, बहुत बड़े बड़े गोल्स तुम लोग, ये नहीं कि मुझे पूरा सिलेबस ही निपटाना है। सिलेबस, अरे पूरा सिलेबस कब कंप्लीट होगा मेरा? बोर्ड परीक्षा तो मेरी बस 4 दिन बाद ही है, सिलेबस तो अभी पूरा नहीं हुआ। उसके बारे में सोचोगे तो जो आज पढ़ रहे हो वो खो दोगे अगर तुम्हारा फोकस। इसलिए छोटे छोटे गोल्स बनाओ, उन छोटे छोटे गोल्स को पूरा अचीव करो। कि सर एक दिन में 4 डेरिवेशन निपटा देंगे, 4 छोड़ो 2 निपटा दिया, बहुत अच्छी बात है। मैंने 10 न्यूमेरिकल लगा लिए, चाहे वो PYQs रहे हो चाहे जैसे रहे हो, तो मेरे छोटे छोटे गोल्स कंप्लीट होते रहेंगे। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा बड़े गोल की तैयारी अपने आप हो रही है, ये छोटे छोटे गोल्स। तो पहले शॉर्ट टर्म गोल बनाओ, लॉन्ग टर्म गोल सबका क्लियर है, क्या है? सबको बोर्ड एग्जाम देना है। लॉन्ग टर्म गोल इज डिसाइडेड, सबको बोर्ड एग्जाम, अरे तो सबको देना है यार, वो तो आएगा ही। जो छोटे छोटे गोल बना वो पूरा करना, वो तेरी जिंदगी बनाएगा। प्रिंसिपल फोकस किसे कहते हैं उसके बारे में ध्यान से डेफिनेशन सुनो। गली गली से पता नहीं ना जाने कितनी दूर दूर से बहुत सारी रेज आ रही हैं, बहुत सारी रेज आ रही हैं। वो सारी रेज आ रही हैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, जो मैंने जानबूझ के माना कि ऐसी आनी चाहिए। कैसी आनी चाहिए? मुख्य अक्ष के समांतर, पैरेलल। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली सारी की सारी किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, आफ्टर रिफ्लेक्शन, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर। अच्छा, प्रिंसिपल फोकस पढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटा सा डिमॉन्स्ट्रेशन दिखाना चाहता हूं, वो याद कर लो कि इसका एक और नाम है कन्वर्जिंग अभिसारी दर्पण, और इसका दूसरा नाम है डाइवर्जिंग अपसारी। क्यों इसे कन्वर्जिंग कहते हैं और क्यों कन्वर्जिंग कहते हैं, आइए देख लेते हैं उसको क्यों कन्वर्जिंग कहते हैं, उसके बाद जानेंगे। ये मान लो मेरा कौन सा मिरर है, कैसा मिरर है? कॉनकेव है ना, अवतल दर्पण है। ये पॉइंट P, ये पॉइंट C। ना देखो ये लाइट रेज आई, तो ये कौन सी रे है? इंसिडेंट रे। ये कौन सा पॉइंट है? अब क्या काम करूंगा मैं? पहले नॉर्मल खींचूं या लौटा दूं? पहले क्या करें, नॉर्मल खींचे या लौटा दें? पहले क्या खींचा जाएगा? तो नॉर्मल हमेशा कहां से पास करेगा? सेंटर से। तो सेंटर से गुजर रहा है ये नॉर्मल, क्या जितने एंगल से आई होगी उतने ही एंगल से वापस लौटेगी? क्या? अरे बेटा जितने एंगल से उतने एंगल से वापस लौटी। नॉर्मल हमेशा बीच में होता है। तुमको बताया गया था कि रिफ्लेक्टेड रे और इंसिडेंट रे नॉर्मल के अपोजिट साइड में होती है। इस पॉइंट का रिवीजन करवाने के लिए पॉइंट तुम्हारे सामने लाया मैं। तो इसका मतलब है ये ऊपर नहीं जाएगी, कहां जाएगी? नीचे। चलो एक और लाइन जो ऐसे जा रही है, ये वाली, इस वाली लाइन पर ध्यान दो, इस वाली पर। अब क्या करोगे? नॉर्मल सी से क्या खींचा गया? नॉर्मल। अब कहां से जाएगी? ऊपर से। ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी? ऊपर जाएगी। तो अब अगर ध्यान से देखो तो सारी की सारी रेस को ये मोड़ रहा है, इकट्ठा कर रहा है नहीं इकट्ठा कर रहा है?
इकट्ठा कर रहा है। देखो दूर से दूर आने वाली रेस को किसी एक जगह पर मिला रहा है, इसलिए कनेक्ट करने का काम करता है। इसलिए इसका कॉनकेव के बाद दूसरा नाम लिखा जाता है कन्वर्जिंग, जो कि इसका नेचर होता है। कन्वर्जिंग मिरर, अभिसारी दर्पण। देयर इज नो डाउट कि ये क्या होगा, डाइवर्जिंग, अपसारी दर्पण होगा। तो इसका नेचर होगा डाइवर्जिंग, ये होगा अपसारी। अब सवाल की बात, अब जो डेफिनेशन थी डेफिनेशन सुन लो। डेफिनेशन किसके बारे में बताई जा रही थी, प्रिंसिपल फोकस की। क्या थी डेफिनेशन, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली सारी की सारी किरणें, सारी की सारी किरणें, ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली सारी की सारी किरणें गोलीय दर्पण से परावर्तन के बाद, आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम स्फेरिकल मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट से जाती हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट पे मिलेंगी, या ऐसा लगेगा कि वो वहां मिल रही हैं, द पॉइंट वेयर दे मीट और अपीयर टू मीट, उस पॉइंट का नाम होगा प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस मतलब, प्रिंसिपल फोकस बोला ना, प्रिंसिपल देखो ध्यान से क्या बोला है, तो इसमें प्रिंसिपल एक्सिस का रोल होगा। और प्रिंसिपल एक्सिस का रोल किस लिए होगा, क्योंकि सारी रेज मैं कैसे लेकर आ रहा हूं, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष के समांतर ला रहा हूं, है कि नहीं है। तो जब सारी की सारी मुख्य अक्ष के समांतर हैं, तो समांतर आने के बाद दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से जाएंगी, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से जाएंगी, मान लो इस पॉइंट से जा रही हैं, इस वाले में ऐसे और ऐसे जाएंगी, पीछे की ओर बढ़ाओगे ना, पीछे की ओर बढ़ाओगे, ऐसे लौटाओ नहीं तो फिर मिलेगी नहीं। ये इस पॉइंट का नाम क्या होगा, फोकस। और किस लेटर से लिख दिया मैंने तुम्हारे लिए, कैपिटल एफ। तो प्रिंसिपल फोकस की डिफिनेशन थोड़ा सा क्रिटिकल हो जाती है और थोड़ा सा बड़ी भी डिफिनेशन है, तो इसलिए वो तुम्हें किसी जन्म में याद भी नहीं रहती, 10th में पढ़ा था और 12th में भूले भी हो, है ना, प्रिंसिपल फोकस की। बट थोड़ा बहुत तुम्हें ये पता है, गेस तो है कि हाँ क्या है प्रिंसिपल फोकस, बट डेफिनेशन एक्चुअली में किसी को नहीं याद है। और उसका रीजन यही है कि हमने रिवीजन नहीं किया, याद नहीं किया, ध्यान नहीं दिया। क्या है प्रिंसिपल फोकस, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें गोलीय दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु का नाम मुख्य फोकस है। इफ रेज आर कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, देन आफ्टर रिफ्लेक्टिंग बाय स्फेरिकल मिरर, द पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस वेयर दे मीट और अपीयर टू मीट इज नोन एज प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, उस बिंदु का नाम किस लेटर से लिखा जाएगा, डेफिनेशन मेरे पास लिखने की जगह नहीं है, न समय है, इसलिए मैं केवल आपको सिंबल बता रहा हूं। किस लेटर से लिखूंगा, एफ से। किस लेटर से, अब एफ की फैसिलिटी जानो, जैसे हर एक चीज की दो दो फैसिलिटी लिखा है, दो दो कैरेक्टरिस्टिक, दो दो क्वालिटी सबकी लिखी है, वैसे इसकी भी दो दो क्वालिटी होगी। सबसे पहली क्वालिटी क्या है वो याद करो। नंबर 1, अगर रेस पैरेलल आएंगी, अगर रेस कैसी आएंगी, किसके पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के, प्रिंसिपल एक्सिस के, तो उनका जाना तय है कहां से, फोकस है। तो पहली पैरेलल आने वाली कहां से जाएगी, ये तुम्हें तय है, ये फिक्स है। इसका उल्टा सोचो, अगर मैं कहूं कि पैरेलल आ रहा था, यहां से चला गया, अगर मैं यहां से आऊंगा तो हो सकता है पैरेलल हो जाऊं, उल्टा हो सकता है, वाइस वर्सा हो सकता है। भाई खुद ही सोचो, पैरेलल आने वाली कहां से गई, फोकस से, तो हो सकता है फोकस से आने वाली क्या हो जाए, उसको तुम बना भी सकते हो, चाहो तो बना भी सकते हो, कोशिश करना बनाने की, बना ले जाओगे, फोकस से आने वाली पैरेलल हो जाएगी। और अरे देखो ध्यान से देखो, कुछ नहीं, टाइम वेस्ट मत करो, मैं तुम्हें दिखा रहा हूं, ध्यान देखो, सबको पता है अंदर लौटेगी, वो पुराने वाले स्टेशन में कराया था। मान लो यहां से ऐसे जा रही है, ऐसे और ऐसे, ठीक है, ये ऐसे जा रही है इधर को, ये ऐसे जा रही है इधर को, तो ऐसे जा रही है, तो ये अपने आप वो एंगल आई इक्वल टू एंगल आर लगाने के चक्कर में तुम इसको बैलेंस करोगे और अपने आप वो कैसे चली जाएगी, सीधी चली जाएगी। इसका मतलब है फोकस की भी दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, दो प्रॉपर्टी है। पहला, पैरेलल आने वाली फोकस से ढकेली जाएगी, फोकस से भेजी जाएगी, और दूसरा फोकस से आने वाली क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। ये दोनों बातें मेरे दिमाग में छपी होनी चाहिए, ऑलवेज एंड ऑलवेज। क्लियर है सबको। फोकस की डेफिनेशन भी ऐसी ही है, फोकस की डेफिनेशन भी यही है। देखो, प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल आने वाली लाइंस, रेस आफ्टर रिफ्लेक्शन जिस पॉइंट से जाती हैं या जाती हुई लगती हैं, उस बिंदु का नाम है मुख्य फोकस, प्रिंसिपल फोकस। ये देखो, आने वाली, फिलहाल तो उसको मैंने रिवर्स करा दिया है ना, आने वाली जिस पॉइंट पर मिलेंगी या मिलती हुई लगेंगी, या फिर दूसरा, जिस पॉइंट से जाने के बाद, जिस पॉइंट से
पैरेलल हो जाएं, ऐसा भी उसे भी फोकस कहा जाएगा। बट आपको ये वाला न याद रखना है, आप यही वाला याद रखिए। कितने पॉइंट हो गए? तो अब तक हमने शुरू से पोल पढ़ लिया, आफ्टर पोल सेंटर ऑफ कर्वेचर पढ़ लिया। जैसे सीक्वेंस में मैं बता रहा हूं, इसका मतलब मेरा सोचने की क्षमता इतनी तेज है कि मैं सारी चीजों को याद करके रखा हूं। ऐसे तुम्हें भी सोच के बता लेना चाहिए। पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल फोकस, ये 4 पॉइंट। और क्या सबके अपने अपने 2-2 गुण हैं? सबके, चाहे वो पोल हो, प्रिंसिपल एक्सिस हो, प्रिंसिपल फोकस हो या फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर हो, सबकी अपनी अपनी 2-2 प्रॉपर्टीज हैं और मुझे सबकी 2-2 प्रॉपर्टीज याद रखनी पड़ेगी। समझ रहे हो बात को? ये हमेशा याद रखना। उसके बाद आपके पास आता है ये गोला, ये गोले का सेंटर, ये डिस्टेंस का नाम आर। डिस्टेंस का नाम क्या है? अगर आप ध्यान से देखो तो आपके पास भी डिस्टेंसेस हैं, क्योंकि आपने क्या कसम खाई थी, सारी डिस्टेंस कहां से मेजर करोगे? सारे डिस्टेंस मेजर, ऑल द डिस्टेंस मेजर फ्रॉम द पोल। तो ये देखो ध्यान से, इस पॉइंट का नाम पोल, ये पॉइंट सी, ये लाइन प्रिंसिपल एक्सिस। बहुत अच्छी बात। इस पॉइंट का नाम प्रिंसिपल फोकस। चलो अगला, ये वाला देखो, ये पॉइंट सी, ये पॉइंट सी, ये पॉइंट एफ। थोड़ा ध्यान देना इस चीज के ऊपर, बहुत अच्छी बात है, तुम्हें याद है इसका। चलो ठीक है, हाँ क्या वर्ड है, ठीक है। ये दोनों बातें मुझे क्लियर हैं। अब इसमें सबसे खास बात ध्यान से देखो, अगर तो जैसे यहां पर एक रेडियस है जो कि किसकी रेडियस है? गोले की, स्फेरिकल ग्लास की। सर्कल नहीं बेटा, स्फेयर। सर्कल कहां से आएगा? सर्कल पढ़ रहे हैं वो, तो खत्म हो गया। चलो, स्फेरिकल, गोला, गोला, गोले का जो रेडियस है और इसका जो रेडियस है एक ही होगा या अलग अलग होगा? तो डेफिनेशन अगली आती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या। टॉपिक क्या है? वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। डेफिनेशन बता पाए? डेफिनेशन क्या है? गोलीय दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का भाग होता है उसकी रेडियस, उसकी त्रिज्या क्या कहलाएगी? वक्रता त्रिज्या। मतलब अगर मैं लिखूं तो मैं सीधे सीधे लिखूंगा, रेडियस ऑफ स्फेरिकल ग्लास इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, रेडियस ऑफ स्फेरिकल ग्लास इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। और उसको अगर मैं डायरेक्ट लिखूं, एक और तरीका है मेरे पास, क्योंकि आप लोगों ने एक चीज पढ़ लिया है, पोल, और ये भी कसम खा ली है कि डिस्टेंस सब वहीं से मेजर करेंगे। तो अगर ध्यान से देखो, यहां से बाय डिफॉल्ट यहां से यहां तक की डिस्टेंस रेडियस ही है। द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हो? मुख्य ध्रुव तथा ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। दूसरी डेफिनेशन है आपके पास। पहला तो वो घिसी पीटी जो तूने पढ़ा था 10th में, क्या है? 10th में दोनों पढ़ा था। क्या है डेफिनेशन बताइए? गोलीय दर्पण की त्रिज्या, सॉरी गोलीय कांच की त्रिज्या ही क्या, किसकी त्रिज्या होगी? वक्रता त्रिज्या। ये पहली हो गई घिसी पीटी डेफिनेशन, बेकार वाली। अच्छी क्या है? किसके किसके बीच की डिस्टेंस? P और C के डिस्टेंस बिटवीन P एंड इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर, इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। सिंबल बोलिए, सिंबल क्या होगा? कैपिटल आर। क्या चीज? कैपिटल आर। वक्रता त्रिज्या, अरे ऊपर है बेटा रेडियस ऑफ कर्वेचर। वक्रता त्रिज्या क्या है? गोले दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का भाग होगा उसे वक्रता त्रिज्या कहते हैं। दूसरी डेफिनेशन कुछ नहीं सर, हम डिस्टेंस वाली बता देते हैं, हमें हमेशा वो याद भी रहेगी हमेशा। क्यों? क्योंकि सीधे डिस्टेंस की बात आ गई, और डिस्टेंस मापने वाली कसम पोल से ही खा लिया था। सारी दूरी मापी जाएगी P से। किसके अलोंग? प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग, बताया था। तो मैं P से ऐसे जाके रेडियस नहीं बताऊंगा, ये गलत हो जाएगा। अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, तो मैं यहां से चलते हुए ऐसे जाऊंगा और ये जो डिस्टेंस होगी इसका नाम होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। किसके किसके बीच की दूरी? ध्रुव तथा वक्रता केंद्र की बीच, डिस्टेंस बिटवीन P एंड C इज कॉल्ड रेडियस ऑफ। किसी काम की नहीं है तुम्हारे, इसका काम बाद में पता चलेगा जब तुम रेडियस ऑफ अपर्चर पढ़ोगे। चलो अच्छा, एक चीज, अगर मैं गोला एक ही रखूं, अगर मैं गोला एक ही रखूं तो आप क्या कह सकते हैं? गोला एक ही रखूं, देखो ऐसा, ये गोला एक ही है,
उसका सेंटर ये है। मैंने इतना छोटा सा पार्ट लिया और इतना बड़ा पार्ट लिया, इसका क्या चीज सेम है? क्या इसका सी और इसका सी एक ही है, एक अलग अलग है? क्यों एक ही है? एक ही गोले से है। क्या एक ही गोले के हिस्से हैं? इसलिए क्या चीज सेम है? सी। सी और आर, अरे सी सेम है तो आर सेम है। बट अब सी हटा, तू आर की बात कर, आर के बारे में। आर क्या बताता है उसके बारे में बात करते हैं हम। ध्यान से देखो, तुम्हारे सामने मैंने ले रखा है 1 सेंटीमीटर रेडियस का स्फीयर। 1 सेंटीमीटर इतना ही तो होता है, इतना थोड़ा सा, इतना सा, ये इतनी रेडियस का स्फीयर ले रखा है। और मैंने तुम्हारे सामने 10 सेंटीमीटर का स्फीयर ले रखा है। किसका कर्वनेस ज्यादा होगा? वक्रता किसकी ज्यादा होगी? 1 वाले का या 10 वाले का? बताइए, 1 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर? 1 सेंटीमीटर की कर्वनेस ज्यादा होगी कि 10? बेटा रेडियस बड़ा है बेटा, 1 की कर्वनेस ज्यादा होगी या 10 वाले की? इक्वल। अच्छा, मैं तुम्हारे सामने और ऑप्शन रख देता हूं, 1 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर या 10 किलोमीटर, किसकी रेडियस, किसकी कर्वनेस ज्यादा होगी? हाँ, अच्छा, जो बैलून होता है, बैलून छोटा छोटा, ये इसके बारे में सोच। इसकी रेडियस शायद 10 सेंटीमीटर या 15 सेंटीमीटर होती है, क्या उसकी कर्वनेस का अंदाजा लग जाता है? थिंक अबाउट द रेडियस ऑफ अर्थ, 6.4 इंटू 10⁶, 6400 किलोमीटर। क्या ये स्फेरिकल है? हाँ, माना जाता है। क्या है? स्फेरिकल है। क्या स्फेरिकल है तो इसकी भी रेडियस है, लेकिन इसकी कर्वनेस का अंदाजा कौन बताता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, अगर रेडियस बहुत ज्यादा होगी तो कर्वनेस का अंदाजा नहीं लगता। समझ रहे हो बात को ना? अगर रेडियस बहुत ज्यादा हो जाए तो कर्वनेस का अंदाजा नहीं लग पाता। इसीलिए आप आज इस ग्राउंड पर, इस कमरे में हैं, बल्कि अर्थ सर्कुलर है, वो स्फेरिकल है ना? और क्लास 6 की एनसीईआरटी पढ़ो तो जियोइड बताती है, वो अलग ही चीज है, तो तुम पढ़ना तो पता लगेगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर किसका आइडिया देती है? गिव्स अस आइडिया ऑफ कर्वनेस, वक्रीयपन का अंदाजा देती है। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें वक्रता बताती है कि कितना वक्रीय होगा, कर्वनेस। दैट्स ऑल। एक और डिस्टेंस बच रही है, ध्यान से देख लो। 6वां, फोकल लेंथ। कैसी लेंथ? क्या लेंथ हो गया तो डिस्टेंस हो गया? अरे सब लोग बताओ, लेंथ हो गया तो डिस्टेंस हुआ या नहीं हुआ? बताइए, लेंथ हुआ तो अपने आप क्या हो गया? डिस्टेंस। बहुत अच्छी बात है, लेकिन आगे कौन सा वर्ड जुड़ा हुआ है? फोकल मतलब किससे जुड़ा होगा? सेंटर से या फोकस से? तो क्या आपका कहना, क्या F और C के बीच की डिस्टेंस को क्या फोकस दूरी कहा जाएगा? सही है? गलत है? क्यों गलत है? हमने क्या गलती करी? सारी डिस्टेंस कहां से मेजर करोगे? पोल से। आगे पढ़ाऊंगा कि ये सही है। न्यूटन का फार्मूला जब दूंगा तो तुम्हें समझ में आएगा कि अरे पोल से ही क्यों मेजर करें, फोकस से भी मेजर कर सकते हैं। आगे इसका कॉन्सेप्ट आएगा। बट तुम्हें क्या ध्यान देना है? डेफिनेशन कैसे लिखोगे? डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? फोकल लेंथ कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। क्या है फोकस दूरी? फोकस दूरी में फोकस पहले ना बोलना, पहले क्या बोलना? क्योंकि इसका समझ वही सिखाई थी कि तुमने सारी दूरी मापना है कहां से? पोल से। तो डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस, ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसको लिखा जाता है छोटा f से, स्मॉल f। नोट डाउन कर लेना, सिंबल लिख लेना, स्मॉल f, प्रतीक छोटा f। कितनी डिफिनेशन हो गई? कितनी? 6। चलो एक और है जिसका जिक्र आप लोगों ने आते ही आज किया था, जिसकी वजह से मैंने आप लोगों को आज, जैसे कुछ बच्चे बताए कि सर ये 10th का टॉपिक है, तो मैंने कहा ठीक है, तो रिवीजन करे भी होगे, है ना? इसीलिए आपको वो पुराने वाले जो लेक्चर हैं क्लास 10th वाली प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं, कौन कौन से? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वाला और स्फेरिकल मिरर वाला, वो बहुत अच्छे से देख लेना, अगर बहुत ही डीपली जाकर के समझना होगा तो। ठीक है? क्योंकि 10th लेवल पे तो भाई पूरा एक्सप्लेन करके बताना ही पड़ेगा, इसलिए वो ध्यान देने वाली बात थी। मेरा 5वां पॉइंट हो गया, 6वां पॉइंट हो गया। 7वां पॉइंट मेरा आता है फोकस पढ़ लिया, फोकल प्लेन, फोकल लेंथ पढ़ लिया। मेरा अगला पॉइंट आता है फोकल प्लेन। क्या चीज? फोकल प्लेन, फोकस तल। नाम क्या है इसका? फोकस तल। किससे जुड़ा हुआ है? फोकल
किससे जुड़ा हुआ है? तो कहां से जाएगा ये तल? ये प्लेन कहां से गुजरेगा? फोकस से। डेफिनेशन थोड़ी बहुत क्लियर हुई? ऐसा तल, तल का मतलब 1D 2D या 3D? तल का मतलब सरफेस, प्लेन, प्लेन, प्लेन का मतलब 2D। इसका मतलब कोई ऐसा 2D सरफेस लूंगा मैं जो कहां से गुजरेगा? कहां से गुजरेगा? कॉपी लो, ये वाली कॉपी लो। अब ध्यान से देखो, कहां से गुजरना चाहिए? फोकस से। आप किसको फोकल प्लेन कहना पसंद करोगे? गुजरना कहां से चाहिए? देखो, ये वाला ज्यादा फोकल प्लेन अच्छा लगेगा आपको या ये वाला? क्यों ये वाला? सीधा है। क्या एक्सिस के परपेंडिकुलर है? एक्सिस के कैसा है? परपेंडिकुलर है। तुम्हारे सामने कह दिया कि सर हाँ ये मिरर के ठीक पूरा पूरा सामने है, तुम्हारे लिए ये भी अच्छा है, बट असल में फोकल प्लेन की डेफिनेशन वही है जो तुमने सोची। प्लेन पासिंग फ्रॉम प्रिंसिपल फोकस व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ऐसा तल जो कहां से गुजरता है? मुख्य फोकस से, लेकिन मुख्य अक्ष के लंबवत होता है, उसे कौन सा तल कहते हैं? फोकल प्लेन कहते हैं, फोकस तल कहते हैं। इसका यूज, अब सर इसका भी यूज होगा क्या? हाँ इसका भी यूज है। देखो फोकल प्लेन ऐसे बनाया जाता है ये, और इसका यूज तब आएगा जब मैं तुमको पढ़ाऊंगा माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, वहां आता है। अच्छा, सबको एक चीज पता है, क्या चीज? ध्यान से देखो, फोकल प्लेन के बारे में मैं बता देता हूं। सब फोकल प्लेन के बारे में क्या है? प्लेन कहां से गुजरे? प्लेन कहां से गुजरे? पासिंग फ्रॉम, कहां से गुजरता है ये? प्रिंसिपल फोकस है ना, बड़ा एफ से गुजरता है। लेकिन क्या होता है? परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष के लंबवत होता है। यूज, क्या काम है इसका? जैसे सबका अपना अपना दो प्रॉपर्टी सब लोगों ने जान रखा था, वैसे इसका भी 2 प्रॉपर्टी हो सकती, 2 क्या, एक ही है बस। देखो ध्यान से, 2 मानो 1 मानो, वही है। सबको याद है ना वो? सर पैरेलल आने वाली फोकस से चली जाती है और फोकस से आने वाली, लेकिन कौन से पैरेलल? जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आए। किसके पैरेलल आए? अगर मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है ना, अगर मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है तो वो कहां से जाएगी? फोकस से जाएगी। ये हो गया। अगर मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो फोकस से जाएगी। लेकिन अगर मुख्य अक्ष के समांतर ना आ रही हो, ध्यान से देखो, ये समांतर आई, ये समांतर आई, कहां से गई? फोकस से चली गई। लेकिन अगर ऐसा ना हो, ठीक है, ऐसा हो कि ये आपस में पैरेलल भले हो, सबको पता है कि ये पॉइंट F है, ये पॉइंट P है, ये पॉइंट C है, ये आपस में पैरेलल भले हैं, लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, बट पैरेलल तो है। और पैरेलल का रिलेशन जिंदगी भर किससे होगा? फोकस से। ध्यान से देखो, फोकस में क्या लिखा हुआ है? पैरेलल। यही दोनों ऐसे कर दो तो क्या हो गया? ये देखो पैरेलल वाली लाइन, दोनों लाइन दिख रही है। पैरेलल का रिलेशन किससे है? फोकस से। पैरेलल का रिलेशन किससे है? फोकस से। तो पैरेलल है तो फोकस से तो जानी, लेकिन फोकस से तो तब जाएगी ना जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी। इस बार प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो इसका जाने का तरीका यह है कि यहां जो प्लेन बनेगा ना, एक क्या बनेगा यहां पर? प्लेन। यहां पर जो प्लेन बनेगा ये, वो ऐसी जाएंगी कि ये देखो, क्या फोकस के नीचे ही है? कहां है? फोकस के नीचे। तो अगर, लेकिन कट कहां पर हो रही है? फोकस के नीचे ही। असल में देखो तो फोकस पर ही कट हो रही है। पैरेलल आने वाली कहां से कट हो रही है? मैंने पहले बताया पैरेलल का रिलेशन किससे है, लेकिन अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तब प्रिंसिपल फोकस से जाएगी। समझे इस चीज को? कहां से आएगी? अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल तो कहां से जाएगी? प्रिंसिपल फोकस से जाएगी। लेकिन अगर वो आपस में पैरेलल हो, लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो वो फोकस से नहीं जाएगी, तब वो जाएगी फोकल प्लेन से। वो तुम्हारे सामने बनाया गया है, ये जरूरी था तुम्हारे लिए। फोकल प्लेन से, समझे बात को? कुछ अगर नहीं, टार्च अगर ऐसे नहीं ऐसे कर दिया जाए तो फोकल प्लेन में कटेगी फोकस के नीचे ही। अभी तक यहां पर कट रही थी, देखो अभी तक यहां कट रही थी ना, अब यहां कटेगी, यहां कटेगी, यहां कटेगी, यहां कटेगी, रहेगी फोकस पर ही, क्योंकि आपस में क्या है? पैरेलल। जितनी भी लेकर आओगे सबका रिलेशन, सब आकर के यहीं पर कटेंगे, सब पैरेलल का। फिर से, फोकस का रिलेशन किससे है? ये हमेशा याद रखना, यहीं पर सारे सवालों का जवाब हो जाता है। क्लियर है? अब एक और चीज बचती है तुम्हारी, रेडियस ऑफ अपर्चर। क्या चीज? तो टोटल क्या पॉइंट हो गए? 7। पहली बार है जो 7 क्रॉस हो रहा है, 8 नहीं। रेडियस ऑफ अपर्चर, द्वारक की त्रिज्या, न्यूमेरिकल उससे लगेगा तुम्हारा, फंस जाओगे। ठीक है, टॉपिक का नाम है रेडियस ऑफ
अपर्चर, द्वारक की त्रिज्या। पहले तो अपर्चर एंड रेडियस ऑफ अपर्चर, द्वारक तथा द्वारक की त्रिज्या, द्वारक तथा द्वारक की त्रिज्या। अच्छा, द्वारक का हिंदी में अगर देखो तो क्या नाम है? द्वारक। द्वारक मतलब द्वार यानी दरवाजा, वो दरवाजा जहां से लाइट एंटर करेगी। अब इसमें तो दरवाजा इधर है, इधर देखो, इसमें दरवाजा, लाइट उधर से आएगी, तो ये वाला डेफिनेशन तो गलत हो गई। जो डेफिनेशन हमने सोचा शुरुआती में ही एकदम बेसिक, सर दर्पण का द्वारक, दर्पण का दरवाजा, तो वो तो गलत हो गया। लेकिन दरवाजा क्या वही है कि नहीं है? है वही। ध्यान से देखो, ये ऐसे आगे स्फेरिकल, क्या ये कर्व होता है आगे कि नहीं होता है? ये है कंप्लीट मिरर, ये देखो पूरा ऐसे आगे भी स्फेरिकल होगा। तो जो मिरर का फ्रंट वाला सर्कुलर हिस्सा है ना, सर्कुलर मिरर का जो सर्कुलर हिस्सा होता है ना, उस सर्कुलर हिस्से को, सर्कुलर पार्ट को कहा जाता है गेट, मिरर का द्वारक, अपर्चर। और ध्यान से देखो तो इसकी भी रेडियस, ये इसकी भी, इस सर्कल की भी अपनी रेडियस है। अरे है या नहीं है भाई? सोचो इस चीज को, इस सर्कल की अपनी रेडियस है कि नहीं है? है। इस सर्कल की अपनी रेडियस है कि नहीं है? इन दोनों को किससे बनाया गया था? एक ही गोले से। तो इनका क्या चीज सेम था? सी और कैपिटल आर। इसको मैंने लिखा स्मॉल आर से। किस लेटर से? तो अगर मैं बात करूं 8वां पॉइंट, जिसका नाम आपने रखा है रेडियस ऑफ अपर्चर, द्वारक की त्रिज्या, रेडियस ऑफ अपर्चर, जिसको स्मॉल आर से लिखूंगा। ये क्या काम कर रही है? सोचो इसके बारे में। ये क्या काम कर रही है? क्या ये दरवाजे के, मतलब मिरर का जो बाहर की बाउंड्री है, क्या ये बाउंड्री के बाहर की रेडियस है? गेंद अगर फट जाए बीचों बीच से, तो गेंद का जो आगे वाला सर्कल है, गेंद का जो आगे सर्कुलर पार्ट है, वो जो सर्कुलर पार्ट है उसका जो सेंटर होगा, सेंटर से सर्कल को जो ज्वाइन करेगा, वो रेडियस कौन सी रेडियस है? रेडियस ऑफ अपर्चर। ये होती है रेडियस ऑफ अपर्चर। ये किस काम करेगी? ध्यान से देखो, एक ही मिरर से मैंने ये काटा और ये काटा, तो एक मेरे पास ये आया और एक मेरे पास ये आया। दोनों में क्या चीज सेम है? दोनों में क्या चीज सेम है? सी मत बताओ। आर, कैपिटल आर या स्मॉल आर? स्मॉल आर सेम है, अलग अलग है? स्मॉल आर, क्या इसके लिए स्मॉल आर इतना ज्यादा है और इसके लिए स्मॉल आर इतना है? दोनों अलग अलग है, दोनों अलग अलग है। अगर ये दोनों अलग अलग है तो इसका मतलब है, अच्छा मिरर कौन सा बड़ा है, पहला वाला या दूसरा वाला? पहला वाला बड़ा है। इसका स्मॉल आर बड़ा है या छोटा है इसकी तुलना में? स्मॉल आर बड़ा है। इसका मतलब है रेडियस ऑफ अपर्चर, दर्पण का जो गेट की त्रिज्या है, वो हमें आइडिया देती है। स्मॉल आर गिव्स अस आइडिया ऑफ साइज। वेरी गुड। मतलब द्वारक की त्रिज्या किसके बारे में बताती है? दर्पण के आकार के बारे में। अब आपके लिए क्वेश्चन है, एक ही गोले से दो मिरर बनाए गए, एक ही गोले से, एक ही स्फीयर से दो मिरर बनाए गए, उनका क्या चीज 100% सेम रहेगा? कैपिटल आर। क्या चीज अलग अलग हो सकता है? स्मॉल आर। कैपिटल आर क्या बताता है? कर्वनेस। कैपिटल आर क्या बताता है? कर्वनेस ऑफ द मिरर। मिरर कितना कर्वी है, कितना मुड़ा हुआ है, कितना 1 सेंटीमीटर का सर्कल रेडियस लिया था। कांच की गोली कितनी कर्वनेस होती है यार। और अगर तू इतना बड़ा पैरासूट देख तो उसकी कर्वनेस ज्यादा होती है। अर्थ देख तो उसकी कर्वनेस इतनी ज्यादा है, तुझे पता ही नहीं चल रही है, रेडियस बहुत बड़ी हो गई। तो कैपिटल आर गिव्स अस आइडिया ऑफ कर्वनेस ऑफ द मिरर, वेयर स्मॉल आर गिव्स अस आइडिया ऑफ द साइज ऑफ द मिरर। स्मॉल आर से पता लगता है कि मिरर बड़ा है या छोटा। ठीक है, चलिए ये 8 पॉइंट याद रखिएगा, नोट्स बनाते रहिए, रिवीजन करते रहिए। धन्यवाद।